पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोषण की दो विधियां होती है, एक होती है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो यहां तक तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। चैप्टर पोषण चल रहा है और क्लास 10th के लिए, क्लास 10th की बायोलॉजी की पहली चैप्टर है पोषण। और इसका पहला वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि पोषण की कितनी विधियां होती है, एक होती है स्वपोषण और दूसरी होती है परपोषण। उसी से आगे हम पढ़ने वाले हैं कि स्वपोषण का मतलब होता है जो भोजन का स्वयं संश्लेषण कर ले। इसका मतलब क्या है कि भोजन का निर्माण जो खुद से कर लेता है उसे हम स्वपोषी बोलेंगे। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं उन सभी हरे पौधों में हरित लवक पाया जाता है। सभी हरे पौधे में क्या पाया जाएगा? हरित लवक। और हरित लवक में होता है क्लोरोफिल। हरित लवक में कौन होता है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का क्या वैल्यू है इसको हम आगे समझ रहे हैं अभी, कि जब प्रकाश आता है, सूर्य में प्रकाश होता है और सूर्य प्रकाश में ऊर्जा होती है। सूर्य प्रकाश का ऊर्जा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल, ये तीनों चीजें जब हरे पौधे को मिल जाते हैं, किन्हें मिल जाते हैं? हरे पौधे को मिल जाते हैं। तो चूंकि हरे पौधे के पास क्लोरोफिल है, इसलिए ये क्लोरोफिल की मदद से इन तीनों को मिला करके बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और ये बनने की प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? वायुमंडल से। जल कहां से? मिट्टी से। लेकर के पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है इसलिए कार्बोहाइड्रेट बना दिया, भोजन का स्वयं से संश्लेषण कर लिया, भोजन का स्वयं से निर्माण कर लिया। इसलिए हरे पौधे जितने भी होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। ये भोजन का संश्लेषण करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो सरल अकार्बनिक अणु लिए जाते हैं और जो बनता है वो जटिल कार्बनिक अणु होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं बनने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल पदार्थ है और कार्बनिक भी है। मगर यहीं पे हम देख रहे हैं जल है जो कि अकार्बनिक पदार्थ है, सरल पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड सरल पदार्थ है। तो सरल पदार्थों को लेकर के एक जटिल पदार्थ बनाया गया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ये निर्माण कौन कर रहा है? सिर्फ हरे पौधे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास है क्लोरोफिल। कौन कर रहे हैं? हरे पौधे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास है क्लोरोफिल। इसलिए जितने भी हरे पौधे हैं उन सभी को क्या बोला जाता है? स्वपोषी। क्या बोला जाएगा? स्वपोषी। तो स्वपोषी यहां पे हम समझते हैं। अब है परपोषण। ठीक है, अब परपोषण क्या होता है? तो परपोषण में क्या होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ हुआ करते हैं। इसमें क्या था कि सरल अकार्बनिक पदार्थ था, बाद में क्या बना था? जटिल और कार्बनिक पदार्थ। किसमें? स्वपोषी में। वही जब हम परपोषी में जाते हैं यानी कि परपोषण के बारे में बात करते हैं तो पहले जो पदार्थ है वो है जटिल कार्बनिक पदार्थ, बाद में जो बन रहा है वो है सरल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में निम्नीकरण हो जाता है, मतलब टूट करके बनते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट करके सरल कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं और ऐसा होता है परपोषण में। ऐसा होगा परपोषण में। पुनः परपोषण को तीन भागों में बांटा गया, एक है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी क्या होता है? क्योंकि ये परपोषण की ही विधियां है, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपर्पोषण इसे कह सकते हैं। तो परपोषण की तीन विधियां हो गई। तो इसमें मृतजीवी परपोषण क्या होता है? मृतजीवी का मतलब होता है कि अगर कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु मरे हुए हैं तो उनको सड़ा गला करके उसको उससे अपने भोजन को अवशोषित कर लेना। कोई भी पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो तो उनके मृत्यु के बाद क्या होता है? वो सड़ जाते हैं। तो सड़े हुए मृत पदार्थों से क्या करते हैं? ये उनसे भोजन को अपना अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जो पदार्थ बड़ा सा पेड़ था, बड़ा सा जीव जंतु था, मरने के बाद क्या किया गया? उन्हें मूल तत्वों में बदल दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया। मूल तत्व क्या होंगे? हम जानते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ था, जब ये मृतजीवी वहां पे गए तो उस पेड़ को क्या किया? सड़ाने का शुरू किए। तो पौधा को क्या किया गया? धीरे धीरे सड़ाया गया और उससे ये अपना भोजन अवशोषित करने लगे। कौन? मृतजीवी अपना भोजन को अवशोषित करने लगे। धीरे धीरे वो पौधा सड़ने लगा और सड़ करके क्या हुआ? पौधे के छोटे छोटे कण बन करके वो मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो क्या हुआ कि फिर बारिश हुई और वह मिट्टी में मिले हुए कण एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे और पुनः जब खेत में फसल लगाया गया, पेड़ पौधे लगाए गए, तो वही पेड़ पौधे मिट्टी से उसी तत्व को लेकर के फिर से बड़े हुए। तो यहाँ पे मृतजीवी पोषण क्या करता है? एक चक्र का निर्माण कर रहा है। मृतजीवी क्या करते हैं? एक चक्र का निर्माण करते हैं कि जो पदार्थ हम जानते हैं कि वही भोजन खा करके इंसान, जीव जंतु, पशु सब बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद मृतजीवी क्या करता है? उनका वही मूल तत्व को फिर से विघटित कर देता है और वही खेत में मिलते हैं, पुनः पेड़ पौधे में उग जाते हैं
और उन्हीं पेड़ पौधे से हम जानते हैं कि मनुष्य हो, जीव जंतु हो, वहीं से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। तो एक चक्र का निर्माण हो रहा है, जिस चीज से इंसान बने हुए वही चीज क्या होता है, वही पेड़ पौधे, जिस चीज से बने हुए वही पेड़ पौधे सड़ गल के मिट्टी में मिलते हैं, फिर मिट्टी से क्या होता है, पेड़ पौधे उसी को लेके बड़े हो जाते हैं, पुनः यह क्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये मृतजीवी एक चक्र का निर्माण करते हैं जिसके कारण जिंदगी संभव हो पाता है। तो ये क्या करेंगे मृतजीवी, मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु के शरीर को सड़ा गलाकर उनसे अपना भोजन अवशोषित कर लेंगे, उससे अपना भोजन अवशोषित कर लेंगे, और इस क्रम में क्या होगा कि मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु मूल तत्व में बदल जाएंगे। तो इनका जो तत्व होगा वो मूल तत्व मिलने के मिट्टी में मिल जाएगा, और कुछ गैसें भी वहां पे बनेंगी जो वायुमंडल में पुनः जाकर के मिल जाएंगी। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है, मृतजीवी कर रहा है। तो मृतजीवी ऐसा नहीं कि हमेशा जीव ही होंगे, ठीक है, मृतजीवी हमेशा ऐसा नहीं है कि जीव जंतु ही होगा, मृतजीवी पौधे भी हो सकते हैं। अगर कोई पौधा हरा नहीं है तो वो मृतजीवी भी हो सकता है। अगर कोई पौधा हरा नहीं है, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अगर वह स्वपोषी नहीं है, तो अगर कोई पौधा स्वपोषी नहीं है तो वो परपोषी होगा। स्वपोषी नहीं है तो क्या होगा, परपोषी होगा। तो परपोषी सिर्फ जीव ही नहीं होते हैं बल्कि कुछ पेड़ पौधे भी परपोषी होते हैं। तो परपोषी में कुछ पेड़ पौधे मृतजीवी हो सकते हैं, जिसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है मशरूम। ये मशरूम क्या है, ये मशरूम स्वपोषी नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मशरूम हरा कलर का नहीं होता है, क्योंकि ये हरा रंग का नहीं होता है तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हरा नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो अपना भोजन संश्लेषण नहीं करेगा, इसलिए स्वपोषी नहीं कहलाएगा। तो ये क्या है, परपोषी है। ये क्या है, परपोषी है। तो परपोषी में कौन सा, तो ये मृतजीवी है। ये मशरूम का काम क्या है, मृतजीवी है। अब अगला हम देखते हैं परजीवी। परपोषण का दूसरा क्या है, परजीवी। इसका क्या होता है, ये दूसरों के संपर्क में रहते हैं, दूसरों के शरीर पर चिपके रहते हैं और उससे अपना भोजन अवशोषित करते हैं, किसी दूसरे के शरीर पर चिपक कर उससे अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। तो ऐसे जीव कहलाते हैं परजीवी। ऐसा जीव क्या कहलाएगा, परजीवी। और इस टाइप का भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाएगी परपोषण, ठीक है, परजीवी पोषण। तो परजीवी हम समझ गए क्या हुआ कि दूसरे के संपर्क में रखे, तो जिसके संपर्क में रहेगा उसको भी कुछ नाम दिया जाएगा। तो जिसके संपर्क में रहेगा उसको बोलते हैं पोषी। तो परजीवी, परजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के शरीर पर चिपकते हैं और उससे अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। तो जो अपना से भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे के शरीर में चिपके हैं, तो ये दूसरा कौन है, तो इस दूसरे को ही हम क्या बोलेंगे, पोषी बोलेंगे। मतलब पोषी के शरीर पर चिपकेगा कौन, परजीवी। पोषी के शरीर पर कौन चिपकेगा, परजीवी। और परजीवी भोजन किससे प्राप्त करेगा, पोषी से। पोषी के शरीर से ये भोजन को प्राप्त कर लेगा। अब तीसरा है प्राणीसम। प्राणीसम का मतलब क्या होता है, जिससे जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस विधि से अगर कोई भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्राणीसम। क्या बोलेंगे, प्राणीसम। भोजन ग्रहण करने की अगर कोई खास विधि हो, भोजन ग्रहण करने की कोई खास विधि अगर अंदर में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राणीसम। जैसे कि अमीबा हो जाता है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की खास विधि है इसलिए अमीबा प्राणीसम है। मेढक में भोजन ग्रहण करने की खास विधि है, इसे प्राणीसम बोलेंगे। मनुष्य है और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो प्राणीसम भोजन करने की विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये हम समझे कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के बारे में। अब एक चीज जान लेते हैं कि यहाँ पे स्वपोषी में तो भोजन बन रहा था, स्वपोषी में क्या हुआ था, भोजन का संश्लेषण हुआ था, यानी भोजन का निर्माण हुआ था। अब परपोषी में क्या होगा, परपोषी में भोजन का निर्माण नहीं होगा बल्कि भोजन को पकाया जाएगा। हम लोग भोजन को क्या करते हैं, भोजन को बनाते नहीं है, भोजन को पकाते हैं। हम लोग भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं है। भोजन को बनाता कौन है, ये स्वपोषी वाला। स्वपोषी वाला क्या करता है, कुछ चीजों को लेकर के भोजन का निर्माण करता है, भोजन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। ये स्वयं से भोजन निर्माण कर लेता है, मगर हम लोग उसी भोजन को क्या करते हैं, पकाते हैं। जैसे कि गेहूं का निर्माण कौन किया है, ये स्वपोषी किए हैं। फल का निर्माण कौन किया है, स्वपोषी किया है। और इस सामान को हम क्या करते हैं, पका के खा जाते हैं। अब गेहूं है उसको क्या करना है, पकाना है, धान है उसे पकाना है। तो हम लोग पका रहे हैं, हम लोग धान बना नहीं रहे हैं, हम लोग गेहूं को बना नहीं रहे हैं। तो बनाने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वपोषी। और बनाने के बाद जो उसको पकाने वाला होगा वो कहलाएगा परपोषी। तो हम क्या देखते हैं, फल को बनाने का काम किसका है, पौधे का है। हरा पौधा फल को बना रहा है इसलिए उसे हम बोलेंगे स्वपोषी। इंसान तो नहीं बना सकता है, इंसान उसका उपयोग कर सकता है मगर निर्माण नहीं कर सकता है। तो जो भोजन का निर्माण करेगा उसे हम बोलेंगे स्वपोषी। अब प्रकाश संश्लेषी समझते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी अंग
दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक और तीसरा होता है प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो स्वपोषी में पत्ता, पेड़ में जो हरे पत्ते होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्ता को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है, हरे पत्ते को, हरे पत्ते को क्या बोला जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाएगा। हरित लवक को बोला जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक। पत्ता में होता है हरित लवक, पत्ता में क्या होगा, हरित लवक होगा, तो पत्तों में होता है हरित लवक और इसे हम बोलते हैं अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक। पुनः हरित लवक में होगा क्लोरोफिल, हरित लवक में क्या होगा, क्लोरोफिल, और इसे ही हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि परपोषण वाले कोई जीव ऐसे नहीं है जिनमें हरे मतलब क्लोरोफिल हो। अगर पूछा जाए कि परपोषण जो है स्वपोषण के तरह क्यों नहीं कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो भी जीव में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, जिस भी जीव में क्लोरोफिल नहीं होगा वह स्वपोषण नहीं कर सकता है, वह स्वपोषण नहीं कर सकता। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो स्वपोषण नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम देखे भी थे कि मशरूम जो कि व्हाइट कलर का या किसी और कलर का होता है मगर हरा कलर का नहीं होता है। तो चूंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है इसलिए ये पौधा होते हुए भी स्वपोषी नहीं है। पौधा तो है मगर स्वपोषी नहीं है। तो ये क्या है, परपोषी है। ये क्या है, परपोषी है। परपोषी में कौन सा है, तो ये मृतजीवी है। मशरूम क्या है, मृतजीवी है। मौ से मशरूम, मौ से मृतजीवी। दूसरा परजीवी, तो एक और पौधा आता है अमरबेल। पौधा का नाम क्या है, अमरबेल। ये अमरबेल पौधा भी क्या होता है कि इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो अमरबेल क्या होता है, परजीवी होता है। अमरबेल क्या होता है, परजीवी होता है। तो चलिए इतनी बातों को हम समझ गए, इसी में हम आगे देखते हैं क्या होने वाला है। पत्तों का बाह्य त्वचा जो होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। पत्तों का जो बाहरी लेयर होगा, पत्तों का जो बाहरी लेयर होगा जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है, वह क्या होता है, एपिडर्मिस का बना होता है। किससे बना हुआ होता है, और इसी एपिडर्मिस में होता है रंध्र। रंध्र का मतलब है छोटा सा छिद्र होगा। पत्तों में क्या होगा, छोटे छोटे छिद्र होंगे, ठीक है। और इन छिद्र को नाम दिया गया स्टोमाटा। मतलब क्या होगा कि पत्तों के बाह्य त्वचा पर कौन होता है, स्टोमाटा होता है, यानी पत्तों के बाह्य त्वचा पर एक छिद्र होता है, ठीक है। अब ये छिद्र क्या होते हैं, ये छिद्र खुल भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। ये छिद्र क्या होंगे, यानी कि स्टोमाटा क्या है, पत्ता पर जो पत्तों की सतह पर स्टोमाटा है वो बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। अगर ये हमेशा खुला रहेगा तो क्या होगा कि पत्तों से हमेशा पानी निकलते रहेगा, हमेशा वाष्प बन के पानी उड़ते रहेगा। तो हो सकता है पौधों में पानी की कमी हो जाए। तो इसीलिए पौधा इस रंध्र को उसी टाइम खोलता है जब इसको पानी बाहर करना होता है, और जब इसे पानी बाहर नहीं करना होता तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं। तो ये छिद्र क्या हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं और खुल भी सकते हैं। यानी स्टोमाटा वाला जो छिद्र है ये क्या होगा, बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। और ये बंद होने और खुलने का, यानी कि बंद होना खोलना मतलब एक गेट का काम हो रहा है, और इस गेट को खोलने का जो काम करेगा, बंद करने का जो काम करेगा एक गार्ड की तरह, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। और इसी को हिंदी में बोला जाता है द्वार कोशिका। क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका। तो इसका काम क्या होगा, यही स्टोमाटा को खोलना या बंद करना किसका काम है, गार्ड सेल या द्वार कोशिका का ये काम है। अब इसी में देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो गॉड सेल में पहले समझ लेते हैं कि गॉड सेल में क्या होता है। गॉड सेल जल अवशोषित करता है। हम बताए कि गॉड सेल क्या करता है, स्टोमाटा के पास होता है और यही डिसाइड करता है कि कब इसको खोलना है स्टोमाटा को और कब बंद करना है, ये छिद्र कब खुलेगा और कब बंद होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, गॉड सेल। तो गॉड सेल क्या करेगा, जब गॉड सेल जल अवशोषित करता है, पौधे में जब जल एक्स्ट्रा हो जाते हैं जिसको बाहर निकालना है तो वो जल पत्तों के पास जाते हैं। तो जब गॉड सेल क्या होता है, जल अवशोषित कर लेता है तो ये फूल जाता है, यानी इसमें सूजन आ जाता है। गॉड सेल में क्या होगा, सूजन हो जाएगा। और जब गॉड सेल में सूजन आ जाएगा तो ये क्या होगा, फूल के बड़ा हो जाएगा। और जब फूल के बड़ा हो जाएगा तब स्टोमाटा खुल जाएगा। तब क्या होगा, स्टोमाटा खुल जाएगा। पुनः जब जल की कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा, गॉड सेल सूख जाएगा, थोड़ा सा जल सूजन इसका कम हो जाएगा और ये क्या होगा, फिर से पतला हो जाएगा और इससे क्या होगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो ये अब देखते हैं, हम एक करोटन का पत्ता लेते हैं, एक क्रोटन का पत्ता लेते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने एक पत्ता लाया भी है, आप देख सकते हैं ये वाला पत्ता क्रोटन का पत्ता है। क्रोटन का ही पत्ता क्यों लिया गया है, इसका एक रीजन है कि हम इस पत्ते में अच्छे से देख पा रहे हैं कि इस पत्ते का कुछ भाग तो हरा है मगर बाकी भाग हरा नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ भाग में क्लोरोफिल तो दिख रहा है मगर बाकी में क्लोरोफिल की कमी होगी, इसीलिए हम क्रोटन का ही पत्ता का यूज किए हैं। हम देख रहे हैं अच्छे से, अगर देखना चाहें तो क्या बताया गया है कि कुछ भाग ऐसे दिख रहे हैं जो कि मान लीजिए हरे दिखाई दे रहे हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जो हरे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले भाग,
और इसमें क्लोरोफिल है, मगर बाकी वाला जो भाग है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो इसी चीज के लिए क्रोटन का ही पत्ता का यूज किया गया है ताकि दोनों में अंतर दिखाया जा सके। तो जब हम क्रोटन को पत्ता को क्या करेंगे, एक पानी में उबालेंगे। क्रोटन के पत्ता को क्या करना है, पानी में उबाल लेना है, और जब पानी में उबल जाए, जब पानी में उबल जाए तो इसको ठीक तरह से साफ करने के बाद पुनः इसे क्या करेंगे, स्प्रिट वाले एक बर्तन में थोड़ा सा स्प्रिट लेना है और उस स्प्रिट में इसको उबले हुए क्रोटन के पत्ते को डाल देना है और इस बर्तन को एक पानी से भरे बर्तन में रखना है और उस पानी के भरे बर्तन को क्या करना है, फिर नीचे से उबालना है। तो पानी उबलेगा और स्प्रिट में रखा हुआ क्रोटन का पत्ता भी उबलेगा। इस काम को करने के बाद होता क्या है कि क्रोटन के पत्ते में हम जानते हैं कि कुछ भाग में क्लोरोफिल होगा और कुछ भाग में क्लोरोफिल नहीं होगा। जैसे कि हम अभी तुरंत देखे थे कि इसके कुछ भाग में क्या है कि क्लोरोफिल है और कुछ भाग में क्लोरोफिल नहीं है। तो वही बात होगा कि कुछ भाग में क्लोरोफिल रहेगा और कुछ भाग में क्लोरोफिल नहीं होगा। तो ये क्लोरोफिल जहां पे है, जो भाग में क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोफिल निकल के मिल जाएगा स्प्रिट में। किसमें मिल जाएगा, ये पत्तों में, जो क्रोटन के पत्ते में क्लोरोफिल था, ये क्लोरोफिल क्या होगा, पत्तों से निकल करके मिल जाएगा इसके नीचे वाले स्प्रिट में। इससे क्या होगा कि पत्ता का जो ये हरा रंग है इस क्लोरोफिल के कारण ही है। तो जब इससे क्लोरोफिल निकलेगा इस पत्ते से तो इसका जो ये हरा वाला रंग है क्या होगा, गायब हो जाएगा। हरा वाला रंग गायब हो जाएगा, यानी ये वाला पत्ता का भाग रंगहीन हो जाएगा। जिस भाग में क्लोरोफिल था वो पत्ता का भाग क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और ये जो स्प्रिट रखा हुआ था, चूंकि इसका हरा वाला क्लोरोफिल निकल के किसमें मिल गया, स्प्रिट में, इसलिए स्प्रिट का रंग हरा हो जाएगा। पत्ते का हरा रंग निकल करके किसमें मिल जाएगा, स्प्रिट में मिल जाएगा। तो पत्ते का हरा रंग निकल गया, इसका मतलब पत्ता रंगहीन हो गया, बिना रंग वाला हो गया। पत्ता का ये भाग क्या हो गया, बिना रंग वाला हो गया। और स्प्रिट का रंग कैसा हो गया, हरा, क्योंकि यही हरा रंग कहाँ चले गया, स्प्रिट में चले गया। तो जब ये पत्ता क्या हो गया, बिना रंग, रंगहीन पत्ता। तो रंगहीन पत्ता पर जब आयोडीन की कुछ बूंदे गिराई जाए, तो जो रंगहीन पत्ता था उसमें क्या किया गया, आयोडीन की कुछ बूंदे गिराई जाएगी तो क्या हो जाएगा, पत्ता। तो हरा वाला जो पत्ता का भाग था, जहां पे हरा वाला भाग था, ठीक है, अब वहां पे क्योंकि क्लोरोफिल था तो उसके पास क्या था कि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता थी। क्लोरोफिल जहां पे होगा, हम बताए थे ना, जिसमें जिस भाग में क्लोरोफिल होगा वहां प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होगी। क्योंकि इंसानों के शरीर में क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये स्वपोषी नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो जब इनमें आयोडीन गिराया जाएगा तो क्या होगा, जो हरा भाग था वहां पे स्टार्च या मंट का निर्माण हो जाएगा, यानी कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा। पत्ते का जो भाग हरा था वहां पे आयोडीन डालने से क्या होगा, उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और बन जाएगा भोजन, यानी कि स्टार्च और मंड का निर्माण होगा। मगर जो हिस्सा क्लोरोफिल नहीं था जिस हिस्से में, उस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होगा पौधे में तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे वातावरण से। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे वातावरण से और ऑक्सीजन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऑक्सीजन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये कब होगा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे तब, जब पौधा भोजन बनाएगा तब। मगर यही यदि पौधा भोजन ना बना रहा हो, सांस ले रहा हो, यानी कि श्वसन कर रहा हो, पौधा अगर श्वसन कर रहा हो तो ये क्रिया बदल जाएगी। उस टाइम में पौधा भी ऑक्सीजन ही लेगा। पौधा भी क्या लेगा, जिस तरह से मनुष्य ऑक्सीजन सांस के रूप में लेता है तो पेड़ पौधा भी सांस के रूप में तो ऑक्सीजन ही ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं। मगर कब, जब पेड़ पौधा भी श्वसन कर रहा है तब। मगर हम जानते हैं कि पेड़ पौधा श्वसन के साथ साथ भोजन भी बनाता है। तो जब पौधा भोजन बनाता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे धरती पर से इंसान खत्म भी हो जाए, जीव जंतु खत्म भी हो जाए, फिर भी अगर सिर्फ हरे पौधे हैं, सिर्फ हरे पौधे हैं, तो वो जब भोजन बनाएंगे तब वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ेंगे। जब भोजन बनाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ेंगे और जब श्वसन करेंगे तो इसी ऑक्सीजन को सांस ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पेड़ पौधे ही सिर्फ जिंदा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो जिंदा रह सकता है क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ भी रहा है और ऑक्सीजन ले भी रहा है। मगर वही यदि पेड़ पौधे को हटाकर इंसान की बात की जाए तो इंसान सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ने की कैपेसिटी इंसान में नहीं है। तो अगर पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देगा तो इंसान की जिंदगी पे आफत है। इसलिए हरे पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ये जरूरी भी है। अब देखिए होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश लिया जाता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में हम जानते हैं ऊर्जा होता है, गर्मी होता है, और इस गर्मी से क्या होता है, जो मिट्टी के द्वारा जल, मिट्टी में जो जल था उसको जड़ क्या किए हैं, पत्तियों तक पहुंचा दिए हैं। तो ये जल को क्या करेगा, ये सूर्य का जो ऊर्जा है जल को दो भागों में तोड़ देगा। जल बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम कौन करेगा, सूर्य प्रकाश। तो ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन
कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश का क्या रोल है, क्या काम है, तो हम क्या बोलेंगे, मिट्टी में जो जल है उसे जब जल अवशोषित करता है तो उस जल को तोड़ने का काम कौन करता है, जल को दो भाग में बांटने का काम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करने का काम किसका है, सूर्य प्रकाश का। क्योंकि गर्मी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, तभी क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होंगे तो ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा वातावरण में। हम बताए ना कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन आया कहां से, तो ऑक्सीजन यही है कि जब जल टूटा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया है और ये ऑक्सीजन वातावरण में बाहर निकल गए। तो हम तो जानते हैं कि धरती का 3/3 भाग तो जल ही है। अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो उसका 3 भाग क्या है, जल है, और 1 ही भाग थल है। तो इतना सारा अगर जल हमारे पास है तो क्या हम सारे जल को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं? तब तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तो हमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, दिक्कत ही नहीं आएगा। मगर जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने का विधि जो है ना, वो हम लोगों के पास नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, इतना ज्यादा कि उसका मतलब एफर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। मगर पेड़ पौधों के पास क्या है कि ना कोई मशीन, कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो बिना किसी चीज की जरूरत के क्या कर रहे हैं, जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ रहे हैं, जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि धरती पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या बताए कि जल को वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन तो वो खाना बनाने में उपयोग कर लेंगे, हाइड्रोजन वो खाना बनाने में उपयोग कर लेंगे, मगर ये ऑक्सीजन जो बना ना, वो ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ देते हैं। मुफ्त में हमें ऑक्सीजन कौन दे रहा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे। तो इसीलिए अगर मुफ्त में ऑक्सीजन चाहिए तो आपको पौधे लगाना होगा। हम देखते हैं कि जब कोई हॉस्पिटल में जाता है तो इसी ऑक्सीजन सिलेंडर का पैसा लिया जाता है, वो फ्री में तो नहीं मिलता है। तब जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना जाइएगा, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन को भर के बेचा जाता है तो उसका आपसे पैसा लग रहा है। मगर यहाँ पे पेड़ पौधे आपको अनलिमिटेड ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो भी फ्री में। तो पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ये ऑक्सीजन तो वातावरण में निकल गया, मगर बचा जो हाइड्रोजन, वो क्या, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के बना दिए ग्लूकोज। क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बना दिए, ग्लूकोज बना दिए। तो हम पहले क्या देखे कि जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होता है। और केमिस्ट्री वाले वीडियो में हम पढ़े थे, रसायन विज्ञान के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई भी चीज टूट करके दो या दो से अधिक चीजों का निर्माण करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, एक चीज टूट करके दो चीज का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। और इसको तोड़ने के लिए चूंकि प्रकाश की जरूरत है तो इसे हम प्रकाश अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रकाश की जरूरत होती है तोड़ने के लिए। जल बिना प्रकाश के, बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना एनर्जी के नहीं टूट सकती, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। पुनः हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके ग्लूकोज बना रहे हैं। तो हम ये भी पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। केमिस्ट्री में ही हम लोग पढ़े हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब पौधा भोजन बना रहा है तो वो क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया भी है और अपघटन अभिक्रिया भी है। अपघटन अभिक्रिया के लिए प्रकाश की जरूरत हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। मगर संयोजन के लिए हम देख रहे हैं प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ी है, तो इसलिए हम संयोजन को प्रकाश संयोजन अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। तो संयोजन सिर्फ संयोजन अभिक्रिया है और ये अपघटन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। तो आज के वीडियो में हम यही देखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। स्वपोषण और परपोषण दोनों के बारे में हम फुल डिटेल ले लिए हैं कि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं, हरे नहीं होते हैं। वो पौधे क्या होंगे, या तो मृतजीवी होंगे या तो परजीवी होंगे, प्राणी सम नहीं होंगे। प्राणी सम विधि से सिर्फ प्राणी यानी कि जीव जंतु ही भोजन करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं अमीबा, मेढक, मनुष्य। और हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें भोजन ग्रहण करने की खास विधि होगी और इस खास विधि को हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। बाकी यहाँ तक की जो कहानी थी उसे हम समझ गए अच्छे से कि क्या क्या पौधे में होता है, कैसे भोजन। अगर इंसान सभी खत्म हो जाए फिर भी पेड़ पौधे का अस्तित्व तो बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एक समय ऐसा आता है जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ पौधे के पास ऐसा कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन छोड़ भी सकता है और ऑक्सीजन ले भी सकता है, यानी ऑक्सीजन निर्माण भी कर सकता है। तो इसलिए अगर ऑक्सीजन निर्माण कर सकता है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर मनुष्य ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर सकता, मनुष्य सिर्फ ऑक्सीजन का यूज कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है, उसे घटा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। आप ऑक्सीजन खरीदने जाएंगे सिलेंडर में तो वहां पे बहुत ज्यादा कीमत लगेगा, तो उस टाइम में आप ऑक्सीजन की कीमत चुकाते हैं। मगर यहाँ पे आप मुफ्त में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके लिए आप पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने की बहुत जरूरत है।
तो उम्मीद करते हैं जिसको इसको ये वीडियो पसंद आया है, कम से कम 1-2 पौधे तो अपने आसपास में जरूर लगाएं। थैंक यू।